परम आदरणीय श्री रघुवीर भाई चौधरी जी, श्री नरोत्तम पलांड साहेब तथा श्री प्रकाश भाई शाह जी, परम स्नेही श्री समीर भाई भट्ट जी, गुजराती साहित्य परिषद के इस 33वें ज्ञान सत्र में सहभागिता करने जा रहे सभी मेधावी साहित्यकार, आलोचक तथा शोधकर्ता और भगतनुगाम सायला में ज्ञान सत्र के लिए उपस्थित आप सभी प्रिय अक्षर साधक, आज से आरंभ हो रहे 3 दिवसीय ज्ञान सत्र को हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं आप सभी को सादर वंदन करता हूं। विनम्रतापूर्वक वंदन गुजराती साहित्य परिषद को भी, क्योंकि एक उभरते हुए लेखक अनुवादक को परिषद ने अतिथि विशेष होने का सम्मान दिया। यह बात परिषद की सशक्त प्रयोगशील परंपरा की साक्षी है। इस संदर्भ में मेरी विनम्र भूमिका लेकिन यही है कि बापू के गुजरात में कोई भी भारतीय भला अतिथि हो ही कैसे सकता है। इस धरातल पर मैं आप सभी से एक अक्षर साधक ही के रूप में संवाद करूंगा। आपके समक्ष, आपके बीच साक्षात न होने का दुख मेरे मन में अवश्य है। इसका कारण मेरे माताजी का देहांत, लेकिन आपसे संवाद हो पाना यह मैं अपनी माताजी का आशीर्वाद ही मान रहा हूं। और जिस पवित्र प्रदेश की स्नेहिल भाषा, सशक्त साहित्य परंपरा तथा सौम्य आदरणीय समाज जीवन की परंपरा ने हर अन्य व्यक्ति को या तो भाई या फिर बहन पुकारने का समूचे विश्व को संदेश दिया है, उसके साथ होने में मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं। आपसे इस ज्ञान सत्र में इस अवसर पर संवाद करने के लिए मैंने पठन संस्कृति एवं कथन इस विषय को चुना है। कारण पाठ करना, पढ़ना मैं उतना ही सृजनशील मानता आ रहा हूं जितना कहानी का निर्माण करना। कोई एक साहित्य कृति हमें क्या कहती है या सिखाती है, इससे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि किस मानसिकता में उस साहित्य कृति को हम पढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण लेखक अपने लेखन में बहुत सारी जगह खाली रखते हैं। पाठकों ने अपनी कल्पना शक्ति से इस खाली जगह को भरना है, पूर्ण करना है। यही कारण है कि मैं पढ़ने की कृति को सृजनशील मानता आ रहा हूं और केवल उन्हीं लेखकों को महत्वपूर्ण मानता आ रहा हूं जो अपनी साहित्य कृतियों के माध्यम से पाठकों का रूपांतर लेखकों में करने की क्षमता रखते हैं। इस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि सिनेमा तथा टेलीविजन जैसे माध्यमों की सीमाएं बहुत हैं, कारण वे मेरी कल्पना शक्ति को आंदोलित करने के बिना ही सारे चित्र और ध्वनि मेरे समक्ष रखते हैं। लेकिन पढ़ते समय मैं अपनी कल्पना शक्ति की सारी श्रृंखलाएं बहती रखते हुए साहित्य कृति का समूचा विश्व अपनी दृष्टि से देख पाता हूं। हॉलीवुड का प्रसिद्ध सिनेमा टाइटैनिक का उदाहरण लीजिए। उसके निर्देशक जेम्स कैमेरॉन ने पर्दे पर चित्रित कर दिया कि टाइटैनिक जहाज कितनी भयानकता से समुद्र में डूब गया। लेकिन मैं जब इस घटना का स्वयं वर्णन पढ़ता हूं तो मैं अपनी कल्पना शक्ति से उस अनुभव की भयानकता को महसूस करता हूं कि आरंभ कहां से हुआ होगा, सबसे पहले किसको पता चला होगा। जिसे पता चला सबसे पहले, उस व्यक्ति ने तब क्या किया होगा। डूबने जा रहे यात्रियों की मृत्यु तक अवस्था क्या रही होगी। डूबने से पहले, डूबते समय जितना कुछ उनके मन में था वो सब बाद में कहां चला गया होगा, इत्यादि। यह होता है खाली जगह या अवकाश को पूर्ण करना। ठीक ऐसा ही उदाहरण महाभारत जैसे महाकाव्य का, वो हमने टेलीविजन पर देखा, सिनेमा में भी देखा। फिर भी महर्षि व्यास का महाभारत स्वयं पढ़ते समय मैंने यही पाया कि मेरे मन में जो भीष्म और कर्ण उभरे, वे सिनेमा और टेलीविजन के भीष्म और कर्ण से कहीं अधिक सुंदर हैं, और वे तब तक मेरे साथ होंगे जब तक मैं हूं। पठन या पढ़ने की कृति
दो रुखी होती है। घर के टेबल पर, कठौते में या वाचनालयों में सजीले ढंग से बांधे हुए कागज होते हैं। हम जब उन्हें हाथ में लेकर पढ़ना शुरू करते हैं, उसी समय पुस्तक जन्म लेती है। पुस्तक के जन्म के लिए जितना लेखक आवश्यक होता है, उतना ही पाठक भी आवश्यक होता है। किसी भी अच्छी साहित्य कृति पढ़ने के पश्चात हम वह नहीं रहते जो उसको पढ़ने के पूर्व थे। हमारा विश्वबोध बदल जाता है और हम दुनिया को नई दृष्टि से देखने लगते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण साहित्य कृति हम जो यथार्थ को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें हमारी सहायता करती है। इसलिए पढ़ना एक तरह से आत्मशोध ही होता है। आत्मशोध का सबसे सहज और निकटतम मार्ग है साहित्य को पढ़ना। अनुभव अवश्य पढ़ाता है, लेकिन अनुभव की पाठशाला महंगी और सीमित होती है। पढ़ने के माध्यम से मैं उन सभी विश्वों को जान सकता हूँ जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव क्षेत्र में नहीं है। अच्छे लेखक कई सारे अनुभवों का, जीवन की विविध संभावनाओं का दालन हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। अर्थात कोई एक अच्छी साहित्य कृति हमें कई अन्य साहित्य कृतियां पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे सालों पहले मराठी और अंग्रेजी के वार्ताकार, नवल कथाकार, कवि और अनुवादक विलास सारंग की कविताएं मैं पढ़ रहा था। उनकी कोई कविता में ग्रेगोर जामजा का उल्लेख था। उसके पश्चात मैंने जामजा कौन है यह जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ा और अंत में फ्रांज काफ्का के मेटामॉर्फोसिस नामक लंबी कहानी तक पहुंचा। ग्रेगोर जामजा इसी लंबी कहानी के नायक हैं। मेटामॉर्फोसिस पढ़ने के पश्चात कई महीनों तक मैं स्वयं कुछ भी लिख नहीं पाया था। मेटामॉर्फोसिस की अगली सीढ़ी थी अस्तित्ववाद की। उसको समझने के प्रयास में ज़ां पॉल सार्त्र, अल्बर्ट काम्यू, फ्योदोर दस्तयेवस्की, मार्टिन ब्यूबेर, फ्रिडरिक नीत्शे, सोरेन किरकेयोर, ओसे ऑर्तेगा y गासेट, मार्टिन हाइडेगर, कार्ल यास्पर्स, गैब्रियल मार्सेल, सीमा द बुआ, यह लेखक भी काफ्का के साथ पढ़ने पर मैं उकसाया गया। महाविद्यालयीन विद्यार्थी था तब अल्बर्ट काम्यू और विलियम शेक्सपियर की कुछ ही पंक्तियों ने मेरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। काम्यू के द आउटसाइडर नामक उपन्यास में शुरुआत ही में उसका नायक मिर्सॉ कहता है, मदर डाइड टुडे और यस्टरडे मे बी, आई डोंट नो, आई गॉट अ टेलीग्राम फ्रॉम द होम, मदर डिसीज्ड, funeral tomorrow, faithful years. That doesn't mean anything. Maybe it was yesterday. दूसरा उदाहरण विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का। आप जानते हो कि इस नाटक में हैमलेट के पिता को उन्हीं के भाई ने छल से मारकर सत्ता को हथियाया है। केवल यही नहीं, हैमलेट की माता के साथ उन्होंने विवाह भी किया है। हैमलेट नाटक का टू बी और नॉट टू बी यह स्वगत तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन नाटक के तीसरे अंक के चौथे दृश्य में यही हैमलेट सब कुछ जानने के पश्चात अपनी माँ से जब बात करता है तब कहता है, यू आर द क्वीन, योर हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, दो आई विश इट वेयर नॉट ट्रू, यू आर ऑल्सो माई मदर। यह दोनों नायक अपनी ही माता के संदर्भ में क्या विचार कर रहे हैं। इन पंक्तियों ने खलबली तो अवश्य मचा दी थी, फिर भी मैं न तो डगमगाया न हिला, क्योंकि मैंने उससे भी पूर्व भारतीय पौराणिक साहित्य भी खूब पढ़ा था और भगवान परशुराम को मैं समझ चुका था। समकाल की टूटती रीढ़, सत्ता और इतिहास का प्रभाव इतना गहरा होता है कि मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं, विचार तथा मूल्य बेहद साधारण हो जाते हैं। इस दिशाहीन, गंभीर और असमंजस की अवस्था में अपने कल्पना शक्ति और मेधा के आधार पर अपनी ही स्वतंत्र सृष्टि का निर्माण सहायभूत होता है, जो सृजनशील लेखन तथा पठन से संभव है। पढ़ने के लिए हमारे विश्व में बहुत कुछ है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा
कि हम अभी बहुत सारा अद्भुत और कालजयी साहित्य पुस्तक रूप में नहीं ला पाए हैं। जो साहित्य आज भी हमारी सशक्त तथा समृद्ध मौखिक परंपराओं में जीवित है। हमारी जनजातियों की भी समृद्ध मौखिक साहित्य परंपराओं से हम आज भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं हैं। भाषाओं की, साहित्य की इतनी सामर्थ्यशाली परंपराओं का अस्तित्व हमारे बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश में है, फिर भी ठोस अर्थ में हम हमारी बहुभाषिकता का उत्सव प्रयोगशीलता और सृजनशीलता से नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, क्या हम मराठी कश्मीरी शब्दकोश, गुजराती संताली शब्दकोश, राजस्थानी मणिपुरी शब्दकोश का निर्माण आज तक कभी कर पाए हैं? कई भाषाओं में हमारे पास आज ऐसे अनुवादक नहीं हैं जो स्रोत भाषा से ठेठ अनुवाद कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रंगनाथ पठारे जी के एक अनुभव का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। भारतीय लेखकों के प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के नाते पठारे जी प्रदेश गए थे। वहां उन्होंने कई जगह व्याख्यान दिए और साहित्य पाठ भी किया। वहां के एक विश्वविद्यालय में उन्हें किसी अध्यापक ने पूछा कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं और उन सभी में अद्भुत साहित्य का निर्माण होता आ रहा है, तो आप एक स्वयं लेखक होने के नाते अन्य भाषा के लेखक से साहित्य के संदर्भ में किस भाषा में बात करते हैं? कुछ हिचकिचाते हुए पठारे जी ने विवश होते उत्तर दिया, अंग्रेजी में। इस उत्तर के पश्चात वे अध्यापक कुछ नहीं बोले। कल्पना कीजिए कि उस समय अगर पठारे जी की जगह हम में से कोई भी होता तो इस उत्तर के सिवाय क्या उत्तर दे पाता। इसका अर्थ क्या यह नहीं है कि हम आज भी औपनिवेशिकता की सलाखों के पीछे ही हैं? हमारा सही प्रबोधन काल भक्ति परंपरा से शुरू हुआ और इस व्यापक तथा शक्तिशाली भक्ति परंपरा ने हमें मानवीय मूल्यों, भाषाएं, साहित्य, सामाजिक जीवन, अध्यात्म के संदर्भ में इतना कुछ दिया, लेकिन फिर भी आज तक हम औपनिवेशिकता की जड़ें जो अंग्रेज शासन ने पिरोई थीं निकालकर फेंक नहीं पाए हैं। 10-12 जन्मों तक पढ़ते रहने के पश्चात भी बहुत सारा पढ़ने के लिए बाकी रहेगा, ऐसा हमारा समृद्ध लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य, जिसके संदर्भ में पश्चिमी शोधकर्ता लेखकों ने जो लिखा है वही हम बरसों तक जानते थे। मेघाणी जी, विजयदान देथा जी, कपिल तिवारी जी, प्रभाकर मांडे जी, प्रदीप आचार्य जी, भगवान दास पटेल जी, बलवंत जानी जी, रामचंद्र ढेरे जी, महेंद्र कुमार मिश्र जी जैसे अद्वितीय विद्वानों के लिए तो हमारी आंखें बेहद देरी से खुली। आवश्यक यह भी है कि हमारा पठन अधिक से अधिक ज्ञान क्षेत्रों में जो लेखन हो रहा है उसका भी रहे, ताकि हमारी अपनी भाषा की गहराई तथा उसके फैलाव को हम अपनाएं। जैसे व्यवहार की भाषा, साहित्य की भाषा और शास्त्र की भाषा। भारतीय संतों के साहित्य में इन तीनों का मिलाप बेहद सुंदरता से आता है। भाषा पर इतना प्रभुत्व दुष्कर और दुर्लभ होता है। साहित्य पठन या केवल पठन इस तरह से एक सृजनशील और ज्ञानात्मक कृति है और यह कृति अंतहीन है। कोई भी सर्जक अपनी आंतरिक अनिवार्यता से ही भाषा में अपने विश्वबोध को प्रकट करता है। इस विश्वबोध तक पहुंचते हुए अधिकतम अनुभवों को जानना, मानवीय संभावनाओं का सही आकलन करना, दुनिया को देखने की अपनी दृष्टि विशुद्ध, उदार, अनावृत और व्यापक रखना, यही पठन संस्कृति का उद्दिष्ट माना जा सकता है। विक्रम और बेताल की कहानी हम सभी जानते हैं बचपन से ही। यह बेताल पच्चीसी में है। बेताल पच्चीसी के कर्ता थे सोमदेव भट्ट, 11वीं सदी के कश्मीरी कवि। एक ऋषिवर राजा विक्रमादित्य को अपना किसी विधि पूर्ण करने के लिए एक वृक्ष पर लटकता शव लाने के लिए कहते हैं।
विक्रमादित्य शव लेकर अपने कंधों पर रख ले जाने लगते हैं। लौटते हुए वह शव राजा को कहानी सुनाता है और कहानी समाप्त होने पर एक प्रश्न पूछता है। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए राजा बाध्य हैं, अन्यथा राजा के मस्तिष्क की शक्लें होने की संभावना है। उत्तर देने के लिए राजा को बोलना तो आवश्यक ही है, लेकिन उस ऋषिवर ने तो उसे मौन रहने का कहा है। खूब सोच विचार कर विक्रमादित्य उत्तर देता है और उत्तर सुनते ही वह बेताल फिर एक बार वृक्ष पर जाकर लटकता है। यह सिलसिला निरंतर रहता है, हर बार एक नई कहानी और एक नए प्रश्न के साथ। यह कहानी एक बहुत सुंदर रूपक है। मानवीय जीवन और यथार्थ कुछ ऐसी ही कठिन जिम्मेदारियां हमारे सामने रखते हैं और हमारी जिम्मेदारी यही होती है कि न कहानी रुकने दें, न प्रश्न अनुत्तरित रहने दें। एक कहानी से दूसरी, दूसरी से फिर आगे, यह श्रृंखला बनाए रखें। कहानी या कथन हमेशा जीवन का पक्ष लेता है, न कि मृत्यु का। इसी संदर्भ में अरेबियन नाइट्स की 1001 रातों वाली कहानी की भूमि मैं आपके सामने रखता हूं। इस मुद्दे को मुझे मेरे पिताजी ने समझाया था और अपनी पुस्तक में भी इसे उन्होंने स्पष्ट किया है। क्रूर राजा शहरयार कुमारिकाओं से विवाह करते जाता है और विवाह के दूसरे ही दिन सवेरे पत्नी का वध करता है। लेकिन जब उसका विवाह राजकन्या शहरजाद से होता है तो शहरजाद उसे रात भर एक कहानी सुनाती है और प्रातः उसे उस कहानी पर सोचने पर विवश कर देती है। अपनी बेहद विवशता से राजा अगली कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है, लेकिन कहानी शहरजाद तो केवल रात में ही सुनाने वाली होती है। तो अगली कहानी सुनने की उत्सुकतावश राजा शहरजाद को जीवित रखता है। यहां आप सोचें कि केवल कहानी के कारण एक मृत्यु टला है। कहानी या कथन जीवन ही का पक्षधर होता है। कथन हमेशा अपने समय और अवकाश को, यथार्थ को एक नई सृष्टि में बदलता है। बचपन में हमें सुलाने के लिए माँ, पिताजी, नाना, नानी, दादा, दादी कहानी सुनाया करते थे। हम भी अपने बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाते हैं। लेकिन मैंने यह जाना है कि कहानियाँ सुनने के पश्चात या कहानी सुनते समय हमारा शरीर ही केवल सो जाता है और जीवन को नई दृष्टि से देखने के लिए, यथार्थ को अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से समझने के लिए हमारी आत्मा की आंखें खुल जाती हैं। इस अर्थ से कोई भी अच्छा लेखन, वो चाहे जिस विधा में हो, वह जीवन की निरंतरता का पक्ष लेता है। कहानी की, कथन की हमारी अत्यंत समृद्ध परंपरा है। सोमदेव भट्ट ही के कथा सरित सागर से आज तक यह सृजन का बहुत विशाल वृक्ष है। पंचतंत्र तथा जातक कथाओं जैसी कालजयी कृतियां इसी विशाल परंपरा के अंग हैं। यह सभी अद्वितीय कृतियां हमें जीवन व्यवहार तथा मानवीय मूल्यों का पाठ कहानी के माध्यम से देती हैं। कहानी का निर्माण करना या कहानी लिखना, इसका अर्थ यही है कि अपने स्वतंत्र विश्वबोध की अभिव्यक्ति कर अपने समय और अवकाश से होड़ करना, जीवन को, स्वयं को समझने के लिए उन्हें लांघ कर दुनिया से जुड़ना। कहानी की व्युत्पत्ति पर धर्मवीर भारती जी का एक सुंदर उपन्यास है जिसका नाम है सूरज का 7वां घोड़ा। इस उपन्यास के आधार पर श्याम बेनेगल जी ने एक सिनेमा भी निर्देशित किया था। धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास में यह इतनी सुंदरता से साबित कर दिया है कि किसी साधारण से साधारण संदर्भ या अनुभव में अच्छी कहानी के बीज कैसे हो सकते हैं। संस्कृति और सृजन का नाता गुरु और शिष्य जैसा ही होता है। इस संदर्भ में एक बात मैं और कहूं,
विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बाबा फरीद के पास उनके मठ में उनकी बहन अपने छोटे बेटे को लेकर आई। उन्होंने बाबा फरीद से कहा कि इस बेटे के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी परवरिश यहीं आपकी छत्र छाया में हो। बाबा फरीद ने उस बेटे को कहा कि तुम अवश्य मठ में रहो और लंगर का ठीक से ध्यान रखो और देखो कि यहाँ आने वाला कोई भी साधक खाली पेट न जाए। वह बेटा प्रार्थना साधना में लीन होते लंगर का ध्यान रखने लगा। उसकी माँ निश्चिंत होकर चली गई। बरसों बाद जब वे लौटी अपने बेटे से मिलने के लिए, तो उन्होंने पाया कि उनका बेटा तो बहुत ही कमज़ोर और जर्जर हुआ है। उन्होंने अपने भाई से हजरत बाबा फरीद से पूछा कि यह कैसे हुआ। तो हजरत बाबा फरीद ने उस बेटे से ही पूछा कि तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई। उत्तर में बेटे ने कहा कि बरसों पहले आपने मुझे लंगर का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैं प्रार्थना और लंगर पर ही एकाग्र रहा और स्वयं एक निवाला भी खाने की बात मेरे मन में कभी नहीं आई। उस बेटे की प्रगाढ़ निष्ठा और असीम भक्ति को देखकर बाबा फरीद ने उसे साबिर नाम दिया। साबिर से अर्थ हुआ सहनशील। वो बेटा था सुप्रसिद्ध संत हजरत अल्लाउद्दीन शाबिर कलियारी, हजरत बाबा फरीद का प्रिय शिष्य। हमारी संस्कृति और सृजन का नाता बस कुछ ऐसा ही है, गुरु और शिष्य के जैसा। हमारा समय बेहद कठिन है। हमारे समक्ष कई सारी समस्याएं हैं। हमारी तुलना में बेताल पच्चीसी के राजा विक्रमादित्य भाग्यशाली ही मानने चाहिए, क्योंकि उनके कंधों पर एक ही जिम्मेदारी थी। हमारे कंधों पर अधिक हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में कहानियां भी अधिक होनी चाहिए। यहाँ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी समवयस्क सर्जक भाई बहनों को भविष्य के लेखन के लिए हृदय से शुभकामना देता हूँ और सभी ज्येष्ठ साहित्यकारों को नम्रतापूर्वक वंदन करता हूँ। अंत में गुजराती साहित्य परिषद की अपने ज्ञान सत्र में अन्य भाषी साहित्य विद्यार्थी को निमंत्रित करने की आदरणीय प्रथा को अभिवादन करता हूँ। ज्ञान सत्र के लिए हार्दिक शुभकामना। नमस्कार।